नमस्कार, मैं कौशलेंद्र मिश्र, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय कहलगांव उपस्थित हूँ। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए उनकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज का तीसरा पाठ सिंधु घाटी सभ्यता लेकर। इस पाठ को हमने एक दिन पढ़ लिया है, तो हम इस पढ़ी हुई बातों को पुनरावृत्ति करते हुए हम फिर से आगे की तरफ बढ़ते हैं। पाठ का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम देख रहे हैं कि हमने इसमें ये पढ़ा कि भारत की अतिरिक्त सबसे पहली तस्वीर जो मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता से मिली थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हैं मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले। दोनों में पर्याप्त दूरी है, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि इसके बीच में और सारी भी नगर बसे हुए थे और सारी भी चीज़ें बसी हुई थी। यह बहुत ही एक समृद्ध सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व थे, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है कि वो धार्मिक तत्व इस सभ्यता को प्रभावित नहीं कर रहे थे। ये धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, और इसके इन्होंने इस सभ्यता ने भारत, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के साथ संबंध स्थापित किए थे और व्यापार स्थापित किए थे। यहाँ सड़कों पर दुकानों की कतारें होती थी, दुकानें संभवतः छोटी होती थीं, और सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान समय के बीच बहुत सारे दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन इनके बीच बहुत सारे परिवर्तन हुए। कुछ विशिष्ट चीज़ें थीं, जैसे मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार था, देख सकते हैं आप। और हमने पढ़ा था कि हमाम हमाम यानी स्नानागार होता है, स्नानागार और नालियों का तंत्र का निर्माण हो चुका था। जो पानी है उसके निस्तारण की जो समस्या थी उसका समाधान हो गया था। अब आगे जो हमको पढ़ना है वो है आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी, उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में मिल सकती हैं। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे, किसी भी सभ्यता को बनाने में लोगों का ही योगदान है, वरना हर चीज़ तो अपने मूलभूत रूप में, अगर मनुष्य न रहे तो उसका पत्ता पत्ता जैसे प्रकृति चाहेगी वैसे ही रहेगा। कुछ इस प्रकार की खोजें नहीं हो पाती जो उस समय हुई, स्नानागार, नालियों का तंत्र, दुकानें। तो ये लोग कौन थे, जिज्ञासा ही है ना इतिहास में हम जानने का। अब प्रयास कर रहे हैं कि इस सभ्यता में रहने वाले लोग कहाँ से आए थे। पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ के आए थे। संभावना है कि ये इसी देश के लोग हों, इसी देश की संस्कृति हों। ये भी है कि ये लोग, इनकी जड़ें और शाखाएं, कहाँ शाखाएं यानी विभाग, जड़ें मतलब इनका जो मूलभूत स्थान है, मूल स्थान जहाँ से इनका उद्भव हुआ है, वो दक्षिण भारत में भी मिल सकता है। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। अब हम इस आधार पर ऐसा तो नहीं करते ना कि इनका एक फ़ोटो मिल गया और उनका फ़ोटो मिल गया, तो द्रविड़ जाति का वो लोगों का फ़ोटो मिल गया और फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का फ़ोटो मिल गया, दोनों का मिलान कर लिए, इस आधार पर हमने कह दिया कि दोनों में समानता है। नहीं, समानता इस आधार पर नहीं देखी जाती। समानता देखी जाती है संस्कृति पे, आचार विचार की व्यवस्था पर, और रहन सहन के तरीके पर। तो विद्वानों ने देखा कि दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों और संस्कृति, इनकी संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। आगे है कि यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे, तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं, अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो भारत के ही निवासी माने जा सकते हैं। बाहर से आए भी होंगे तो बहुत पहले आए होंगे, हजारों वर्ष पहले, और फिर उनके आने का मतलब ये नहीं था कि इस पर रहने वाले लोग फिर अब बाहर के समझे जाए। वो यहीं की व्यवस्था में, यहीं की सभ्यता संस्कृति में रच बस गए, मिलजुल गए, तो वो क्या माने जाएंगे, यहीं के निवासी माने जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। अकस्मात यानी अचानक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बोलते हैं कि अब इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतनी विकसित सभ्यता थी, और अचानक क्या है, हमें इसका अवशेष, अभी हमको इसका अवशेष देखने को मिल रहा है। वो सभ्यता अगर रही होती उसके, तो वो इस प्रकार का उसका अंत देखने को नहीं मिलता। तो यही माना जा रहा है कि अचानक कोई घटना हुई होगी जिसकी व्याख्या नहीं मिलती है कि वास्तव में कौन सी घटना हुई थी, उससे इसका अंत हो गया होगा। सिंधु जो नदी है अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। अर्थात ये बहुत ही विप्लवकारी नदी है, इसका रूप बहुत ही विकराल है। यह इसका स्वभाव है कि इसमें बाढ़ आती है, और बाढ़ जब आएगी तो उससे नगर और गांव प्रभावित होते हैं, और इतनी व्यापक बाढ़ आती है कि उनको बहा ले जाती है।
यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह परतः जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूत होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई हैं। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वो ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। तो सिंध जो क्षेत्र है, सिंधु नदी के पास आसपास का जो क्षेत्र है सिंध कहते हैं। तो वो जो सूबा है, जो क्षेत्र है, वह पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, लेकिन ऐसे प्रमाण मिले हैं कि मध्य युग के बाद वो ज़्यादा रेगिस्तान हो गया। अर्थात क्या हुआ, रेत पे रेत तह पर तह जमती चली गई, और जो क्या हुआ, लोगों के मकान भी हैं वो भी दबते चले गए, और फिर मजबूरन उनको दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल के मकान जो हमको मिले हैं उसे वो बनाने पड़े। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने, तो पहली संभावना क्या थी, या तो बाढ़ आ गई होगी, और दूसरी संभावना कि या तो क्या हुआ होगा कि रेगिस्तान बनता चला गया होगा और रेत पर रेत तह पर तह जमती चली गई होगी। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। पद्धति यानी तरीका, वो कैसे रहते थे। मौसमी परिवर्तन जो हुए, बारिश ज़्यादा होने लगी हो या फिर एकदम सूखा पड़ गया हो, दोनों ने वहाँ के लोगों के निवासियों को और वो जैसे रहते हैं उसकी शैली को प्रभावित किया था। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। नागर यानी नगरी सभ्यता के, ऐसा माना जा सकता है कि जो भी परिवर्तन का प्रभाव पड़ा होगा पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पड़ा होगा, छोटे से हिस्से में पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो है ही कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि उस समय ऐसे लिखित इतिहास नहीं था, लिखा नहीं जा रहा था इतिहास आज के समय के जैसे कि हमें क्या हो पूरे पूरे पर्याप्त आंकड़े मिल सकें। लेकिन ऐसा है कि यह गंगा नदी के जो घाटी में जो सभ्यता थी उसके आसपास तक फैली हुई थी। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक दिया लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ साथ खंड खंड हो गए। अब बालू के नीचे जो शहर दबे रहे वो क्या रहे, सुरक्षित रह गए। बालू ने उसको जस का तस जैसे थे वैसा ही रहने दिया, लेकिन बाकी जो थे साधारण मिट्टी के नीचे थे वो क्या हो गए, वो नष्ट हो गए, क्योंकि वो क्या हुए, जो जैविक परिवर्तन आदि से उनमें छिड़ता होती रही, वो क्षीण होते रहे दिन पर दिन, उनका वो नष्ट होते रहे। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है, सूचक यानी प्रतीक, कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी। बहुतायत मतलब कृषि बहुत ज़्यादा होती थी। गोकी यानी जबकि नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेतिहर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आ रहे थे। नवागंतुक यानी जो नए आए हुए, नव मतलब नए, आगंतुक मतलब आए हुए, अर्थात जो अतिथि आए हुए थे, नए लोग जो आए हुए थे, जो आ रहे थे, उनका योगदान था खेतिहर पक्ष में। और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए, मतलब निरंतर बाहर से लोगों का आगमन होता रहा इस सभ्यता में। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों। कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों, कबीले यानी कुल या वंश, और जातियां समय समय पर आती रही हों। यही कहने का अर्थ है कि
आर्यों का जो प्रवेश हुआ तो ये है, माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब से उसका विकास शुरू हुआ तो उसके 1000 वर्ष बाद इनका आगमन हुआ हो सकता है कि 1000 वर्ष से कम भी हो। आती रही और भारत में जज्ब होती रही हूँ, जज्ब यानी घुलती मिलती रही हूँ, यहाँ का हिस्सा बन जाती रही हूँ। भारत में आई, भारत की संस्कृति सभ्यता को अपनाकर और यहाँ के लोगों जैसे ही संस्कृति सभ्यता में वो रहने लगी, मिलने जुलने लगी। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोग बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। बोलते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों से कोई बात कहनी है प्राचार्य महोदय को, तो कहते हैं जाके मॉनिटर को बुला लाओ। तो मॉनिटर आता है, तो वो क्या है, आपकी कक्षा का प्रतिनिधि है, उससे जो बात कही जाती है, जो निर्देश दिए जाते हैं, जाकर वो पूरी कक्षा को बताता है। तो सबसे बड़ा जो सांस्कृतिक समन्वय का जो मिला वो बाहर से आने वाली आर्यों और द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ था। इसी समन्वय और मेल जोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सारी जातियां आई, सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिलकर रह गए। संस्कृत सभ्यताओं के तत्व का अर्थ क्या है? वो जो त्यौहार मनाते थे, जिस जीवन शैली से रहते थे, उसी जीवन शैली से वो दूसरे को भी रहने दिया और आपस में इतनी ज़्यादा घुल मिल गए, मतलब एक दूसरे की चीज़ों को अपना लिया कि वो एक जैसे नज़र आने लगे। तो आगे है बच्चों, प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। वैदिक युग यानी वेदकालीन जो युग है, यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले मानते हैं। यूरोपीय विद्वान जो हैं वो मानते हैं कि वेद का जो काल है बहुत बाद का है, लेकिन भारतीय विद्वान मानते हैं कि जो सबसे पहले प्राचीनतम अभिलेख मिला वो क्या था, वेद था, और इसका समय बहुत पहले का है। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। 4 वेद हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर दोहराता हूँ, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसमें जो सबसे पहले जिसका प्रणयन हुआ वो है ऋग्वेद, जिसका समय ईसा पूर्व, मतलब ईसा का जन्म जो हुआ उसको शून्य मानते, जिस समय हुआ उससे ईसा सदी की शुरुआत मानी जाती है। और उसके 1500 साल पहले, तो वो क्या हो गया, ईसा पूर्व 1500, उसमें ऋग्वेद की ऋचाओं का समय माना जाता है। पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से अभिलेख यानी लेख, ऐसा लेख जो पहले लिखा गया है, प्राचीनतम जो सबसे प्राचीन अभिलेख है, सबसे प्राचीन, वो क्या कहलाएगा, प्राचीनतम। धर्म ग्रंथ क्या है, धर्म से संबंधित, जैसे विभिन्न धर्म है और उनसे संबंधित जो उनके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में बताने वाले जो पुस्तकें हैं, वो ग्रंथ हैं, उनको धर्म ग्रंथ कहते हैं। और पुराण, पूरा प्राचीन समय की जो कथा है वो क्या है, पुराण है। तो आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और अधिक पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। अर्थात जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो थोड़ा वास्तविकता जो हुई और अलग प्रतीत होने लगी, मतलब जो माना जाता था वेदों का जो समय और उनसे पहले माना जाने लगा। और जो मैक्स मुलर हैं, जो विद्वान एक हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने इसको आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उन्हीं कुल के विचारों के साथ आए थे जिनसे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। तो जिंद अवेस्ता एक धर्म ग्रंथ है, अवेस्ता ईरान में प्रचलित धर्म ग्रंथ है अवेस्ता।
तो उन्हीं सब विचारों के साथ ये भारत में आए थे और भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। पल्लवन यानी होता है कि विस्तार, पल्लवन और संक्षेपण, पल्लवन का विलोम होता है संक्षेपण। तो पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार और संक्षेपण का अर्थ होता है उसको उसको घटाना। पल्लवन यानी बढ़ाना और संक्षेपण मतलब उसको घटाना। वेदों और अवेस्ता की भाषा में अद्भुत साम्य है। कहा जाता है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट हैं। तो यही बताया जा रहा है कि जो ईरान के धर्मग्रंथ अवेस्ता है उसके निकट हैं वेद। वेद, बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। माना जाता है कि ये धर्म ग्रंथ जो है वो क्या है, प्रकाशित है। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विद्वानों की आरंभिक अवस्था में विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। जब पहली बार अपने जो जो हम सोच रहे हैं, जो हम विचार कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, जो हम अपना एक मस्तिष्क में उसकी छवि बना रहे हैं, उसको व्यक्त करना पहली बार कितना अद्भुत रहा होगा। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। संस्कृत की धातु है विद, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद धातु से हुई है। बहुत जरूरी है ये जानना आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से भी, कि वेद की उत्पत्ति वेद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। और वेद का जो सीधा साधा अर्थ है कि अपने समय के ज्ञान का संग्रह। जो वेदकालीन जो समय है उसमें किस तरह की चीज़ें होती थी, कैसी रहन सहन थी, कैसी संस्कृति थी, किनकी पूजा होती थी, किनके किस देवता का क्या काम था, ये सब चीज़ों का जो है ये संग्रह है। उसमें न मूर्ति पूजा थी न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। मतलब वो विश्वास करते थे लेकिन बहुत अस्पष्ट ढंग से, मतलब किस प्रकार विश्वास करते थे यह कहना मुश्किल है। तो वेद की उत्पत्ति हुई वेद शब्द की विद धातु से, जिसका अर्थ होता है जानना। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं। काव्य प्रवाह मिलता है, मतलब इसमें काव्य प्रवाह है, कविता की भाषा में बात कही गई है। और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। हर्ष और उन्माद, हर्ष प्लस उन्माद, हर्षोन्माद। औधन उ बराबर ओ, हर्षोन, ठीक है। उन्माद है, हर्ष लिखेंगे हर्ष प्लस उन्माद। तो उसमें हर्ष में सौ का क्या है, अ है, और उन्माद का उ, तो अ प्लस उ मिलके ओ हो गया है संधि द्वारा, तो हर्षोन माद हो गया है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। पहली बार जब अपनी मन के भाव को लिखना शुरू हो गया, फिर उसके बाद ये क्रम रुका नहीं, चलता रहा। और अभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में जो आया, जो उनके मन के उद्गार थे, उन्होंने भारत की खोज नामक पुस्तक में लिख दिए। तो इसका मतलब क्या है, जो तब लिखा, तब परंपरा शुरू हुई, वो अभी तक चल रही है। मन के उद्गारों का व्यक्तिकरण लिखित रूप में किया जा रहा है। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। सभ्यता के उषा काल में, उषा काल यानी क्या होता है, आरंभिक काल, आरंभिक समय। जैसे सुबह सुबह जब किसी दिन की शुरुआत कब होती है, जब सूरज उगता है, तो सूरज के उगने से पहले जो लालिमा छा जाती है आकाश में, वो क्या है, उषा काल है। तो क्या कहा जाता है कि वो क्या है, जीवन का दिन का प्रारंभिक काल है। तो ऐसे ही सभ्यता का जो आरंभ, उषा काल यानी आरंभ काल में ही क्या हुआ, प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग, जो कि कल्पना शक्ति ज़्यादा थी, जो अपनी कल्पना शक्ति से कुछ सोच समझ सकते थे, उन्होंने क्या किया, जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के प्रति सजग हुए। सजग, जगना, जग मतलब जानना, जानते हैं, जग यानी जगना। तो अब क्या हुए, सजग हुए, मतलब वो क्या हुए, उसको लेकर के उस पर ध्यान केंद्रित करना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया। उन्होंने अपनी आस्था थी, उनकी सहज आस्था थी, तो
उसके कारण क्या किया, प्रकृति के प्रत्येक तत्व में, पेड़ पौधों, इंसान, जानवर, जीव जंतु, सब में देवत्व का आरोप किया कि इसमें भी देवता है, इसमें भी देवता है, इसमें भी देवता है। पर इन सब में साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग परलोक परायण है। परलोक परायण मतलब पर यानी दूसरे, लोक मतलब जैसे इहलोक, इहलोक मतलब यह लोक, पृथ्वी को कहते हैं। और परलोक यानी पृथ्वी के अलावा कोई अगर दुनिया है तो उसको क्या कहते हैं, परलोक। परलोक परायण है मतलब दूसरे जगत में ही ज़्यादा रहते हैं, जो कल्पना का जगत है। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। पश्चिमी लेखकों का कहना है कि गुलाम देश के लोग हैं, या फिर जो लोग क्या है, निर्धन है, गरीब हैं, वो अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए, उनके समाधान के लिए हमेशा एक भगवान की खोज करते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा दूसरे लोग से, इस दुनिया में उन्हें मदद मिलती नहीं दिखती है तो वो दूसरी दुनिया के लोगों से अपेक्षा रखते हैं, जिनको वो देवता कहते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि अगर, इनका कहने का अर्थ है, अगर वो धनी होते, वो आज़ाद होते, तो वो ऐसे परलोक परायण नहीं होते, ऐसे देवताओं का सहारा नहीं लेते। बारिश नहीं हो रही है तो फसल अच्छी नहीं हुई है, तो बारिश का देवता किसी को बनाया और उनकी पूजा शुरू कर दी। तो ये सब चीज़ें हैं। अन्न का देवता किसी को बनाया, जब अन्न नहीं हो रहा है तो फिर उनसे अन्न की मांग करने लगे। तो इसी सब कारणों से पश्चिमी लेखकों का ऐसा आरोप है। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं। विचार की जो धारा है वह, और कर्म की दो समानांतर धाराएं, सम अंतर। समानांतर किससे बना है, सम अंतर से बना है, जो कि क्या है, हमेशा उनमें समान अंतर बनता चला। दो रेखाएं अगर अगल बगल खींचे, जैसे ट्रेन की पटरियां हैं, तो क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, उनके बीच की जो दूरी है वो घटती बढ़ती नहीं है, वो हमेशा सम अंतर, बराबर अंतर रहता है। लेकिन एक साथ चलती है, लेकिन कभी नहीं मिलती हैं। तो वही कहने का अर्थ है कि एक जो विचार की जो धारा है, जिसमें क्या है, विचार से प्रेरित होकर कार्य किए जाते हैं, और एक कर्म है जो कर्म विश्वास करते हैं, ज़्यादा उस पर चिंतन मन में विश्वास नहीं करते, ज़्यादा कर्म पे विश्वास करते हैं। तो दोनों धाराएं हमें समानांतर विकसित होती दिखाई देती हैं। एक जो जीवन को स्वीकार करती है, और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। अर्थात वो केवल ईश्वर को, जो लोग हैं वो अपना ईश्वर ही नहीं बनाते, देवता ही नहीं बनाते प्रकृति के हर तत्व में, वो कर्म करने पे यकीन रखते हैं। अर्थात कि केवल ईश्वर से प्रार्थना करके वो अपना कार्य नहीं करते, वो निरंतर अपने जीवन में, अपने जीवनोपार्जन हेतु, अपने खाने पीने के इंतजाम हेतु कार्य करते रहते हैं। तो ये कहना गलत है कि वैदिक संस्कृति की जो मूल पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि यानी जो क्या है, उसकी शुरुआत जो है वो परलोकवादी नहीं है। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही नाचने गाने की कला, चित्रकला और रंगमंच, सबका विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो, या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और वीरतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी, वह हजारों वर्षों बनी नहीं रह सकती। अर्थात कहने का आशय ये है कि कोई संस्कृति अगर ऐसी है जो कि केवल क्या है, केवल भगवान भरोसे रहने वाली है, तो वो इतने लंबे समय तक रह गई, आज तक है भारतीय संस्कृति जो, वो नहीं रह पाती। अगर केवल वो भगवान भरोसे परलौकिकतावादी, परलोक मतलब दूसरे लोग के लोगों के भरोसे रह जाती, तो वो अभी तक कायम नहीं रहती। भारतीय संस्कृति की निरंतरता, हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। यही बात कह रहा है कि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज भी ये सभ्यता और संस्कृति बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं, और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं।
इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है। विशिष्टतावाद यानी अपने आप को दूसरों से अलग मानना, दूसरों से बड़ा मानना, दूसरों से विशिष्ट मानना विशिष्टतावाद कहलाता है। और छुआछूत यानी कि इसके साथ हम खाना नहीं खाएंगे, इसके साथ हम नहीं बैठेंगे, ये सारी चीज़ें क्या है, छुआछूत। तो इसी समय क्या हुआ, छुआछूत की प्रवृत्ति मतलब जो आदतों का आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। वास्तव में छुआछूत और विशिष्टतावाद दोनों चीज़ें हैं, ये बहुत ही असह्य है, इनको सहन नहीं किया जा सकता। सभी इंसान एक जैसे हैं और उनमें किसी आधार पर भेदभाव करना ये बिल्कुल ही सह्य नहीं है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। मतलब जाति व्यवस्था जो वर्तमान में है कि ये नीची जाति है, ये ऊंची जाति है, इसकी जड़ कहाँ पड़ी, वहीं पड़ी थी जहाँ से विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति आरंभ होती है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य था कि उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई, यानी जेल बन गई। तो कहने का अर्थ है कि ये तो उस समय इसलिए हुआ था कि कुछ लोगों को विशिष्ट बना के और उनके हाथ में ये दे दिया जाए कि वो किस प्रकार से, जैसे वो इंजन बना दिया जाए कि वो इंजन का काम करें और बाकी लोग उनके जो बातें हैं, उनकी जो बनाई हुई व्यवस्था है, उसका पालन करते हुए आगे बढ़ें। लेकिन यही एक समय के बाद कुछ किसी व्यक्ति में कोई गुण है, उस गुण के आधार पर उसको वो कोई काम आवंटित कर दिया गया। लेकिन फिर उसकी आने वाली जो पीढ़ी है जिसमें वो गुण नहीं है, तो वो विशेषता नहीं है, तो वो समझने लगे कि ये क्या है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हमें ये हमेशा मिलते ही रहना चाहिए। तो फिर यहाँ से व्यवस्था बिगड़नी शुरू हो गई। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे चलकर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। मतलब भारत केवल अलग थलग नहीं रहा। इतिहास में इसके विवरण मिलते हैं कि ईरानियों से, यूनानियों से, चीनी से, मध्य एशियाई वन लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3,000 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला, अटूट जो टूटे ना, अटूट यानी जो टूटे ना, और यानी क्या हो गया, टूटना, टूटना का विलोम हो गया अटूट, मतलब जो ना टूटे। सिलसिला, जो सिलसिला यानी क्रम क्या है, अद्भुत है। उपनिषद, उपनिषद का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। ईसा पूर्व 1500 के आसपास वेद माने जाते हैं। तो ईसा पूर्व के 800 वर्ष के पूर्व के आसपास उपनिषदों का आरंभ माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई देता है। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है कि उपनिषद, गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या होता है, उपनिषद। तो यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई है, फिर भी उसके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है। हठवाद यानी रूढ़िवादिता है, जो अंधविश्वासीपन है, उसको अपने रास्ते में आने नहीं देते हैं। वो भी वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक तत्व उनकी खोज में मौजूद है। मतलब जिन चीज़ों पर शोध करके उन्होंने लिखा है, वर्णन किया है, उसमें क्या है, वैज्ञानिक तत्व की उपस्थिति है। इनका जोर आधुनिक रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। आत्मा और परमात्मा को उपनिषद एक कहते हैं। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया है, परंतु उसे सापेक्ष रूप से सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के पहलू के अर्थ में। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। अद्वैत, द्वैत मतलब क्या होता है, द्वैत जो दो है, द्वैतवाद, आत्मा और परमात्मा को दो मानते हैं। और अद्वैतवाद मानी जो कि आत्मा और परमात्मा को दो नहीं मानते, एक मानते हैं। और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। उनका ये जो कार्य है कि आत्मा और परमात्मा को एक मानने का, इसके पीछे यही उद्देश्य था कि जो ऐसे लोग जो विवाद कर रहे हैं कि
आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, इस सबके दोनों का क्या किया जाए, सामंजस्य किया जाए, समंजन किया जाए। यह समंजन का रास्ता है। समंजन यानी जोड़ बैठाना। तो क्या है, समंजन का रास्ता है। दोनों में विवाद को निपटाने का, दोनों, कोई आत्मा को मानता है, कोई परमात्मा को मानता है, दोनों में विवाद को सुलझाने के लिए कह दिया गया कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि जो जादू टोने हैं, विश्वास है कि कोई ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि दूसरी दुनिया के लोग आकर के उस कार्य को सिद्ध कर देंगे, इस तरह की चीज़ों को सख्ती से, लोकोत्तर, लोक से उत्तर मतलब दूसरे लोग का ज्ञान है, उसको सख्ती से निरुत्साहित किया गया है। निरुत्साहित, उत्साहित करना मतलब बढ़ावा देना, और निरुत्साहित मतलब उसको, उस पर रोक लगाना। और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। इसको आप लोग लिख लेंगे कि उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चल। अर्थात जो मंत्र है कि अस्तो माँ सदगमया, असत से मुझे सत्य की ओर ले चलो। असत क्या है, जो अंधकार है, जो बुराइयां है, जो रूढ़ियां है, जो कुरीतियां है, वो क्या है, असत है। और जो उसकी तरफ है, क्या है, सदाचारिता है, जो अपने से बड़ों का आज्ञा पालन है, जो सही बातों को ग्रहण करने का जो अपना मन मस्तिष्क को तैयार करना है, ये सब क्या है, सत्य है। जीवन में किसी की मदद करना, अच्छे कार्य करना, ये सब सत्य है। तो इसकी तरफ ले चलने की कामना है। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्त्रोत्र है, जिसका स्त्रोत्र यानी मंत्र, कि हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरैवेति चरैवेति, हे यात्री इसलिए चलते रहो चलते रहो। मतलब निरंतरता बनी रहे। जो चीज़ें हैं कि रुकना नहीं है, रुकने से हम चीज़ों को क्या करेंगे, नहीं प्राप्त, केवल रुक कर हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हैं उसी का उपभोग करेंगे, और चलते रहेंगे तो नई नई चीज़ों को, नए नए ज्ञान को हम पाते रहेंगे। तो बच्चों, हमने आज जो पढ़ा उसमें आप कुछ प्रश्न निकालेंगे कि पहला प्रश्न है कि वेदों और उपनिषदों का समय बताइए। तो वेदों का समय 1500 ईसा पूर्व और उपनिषदों का समय 800 ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरा प्रश्न, वेद शब्द किस धातु से बना है, तो जिसका और उसका अर्थ क्या है। तो वेद शब्द का विद धातु से बना है, संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है क्या करना, जानना। पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। और इसके साथ ही प्राचीनतम अभिलेख कौन है, तो वेद है। कौन कौन से वेद हैं ये भी लिख लेंगे आप, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, आप इसको करेंगे, और कुछ भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक और बात है जो ज़रूरी, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने की कौन कौन से कारण माने जाते हैं। तो पहला कारण है, क्या है कि बहुत भयंकर बाढ़ आ गई होगी, जिससे पूरे सभ्यता के जो क्षेत्र हैं वो बह गए होंगे। दूसरा संभावना ये है कि मौसमी परिवर्तनों से रेगिस्तान बढ़ता चला गया होगा, और परत दर परत बढ़ते जाने से ये सभ्यता की जो सारी चीज़ें हैं, जो विकास हुआ था, सब दब गया होगा। धन्यवाद बच्चों।